Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. सिचन जो अपने भाई को अपने साथ घर लेके जाना चाहते थे और ऑब्वियसली मेंग्याओ भी यही चाहता था, पर अब वांग जी वह मेंशन से जाना नहीं चाहता था और साथ ही विंग भी उसे भेजना नहीं चाहता था और विंग की फैमिली भी यही चाहती थी कि वांग जी उन लोगों के साथ रहे। तो ऑब्वियसली सिचन मान चुके थे। वांग जी ने विंग और अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई भी सिचन को बता दी थी और सिचन सच में अपने भाई के लिए खुश थे और साथ ही मेंग्याओ भी। वांग जी जो पहले खुद ही विंग को उसके रूम में भेज चुका था, पर अब जब सबने सब डिसाइड कर लिया था इसलिए वांग जी विंग को लेने उसके रूम में गया। विंग जो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि ऑब्वियसली वो वांग जी को नहीं जाने देना चाहता था, वो वांग जी को अपने साथ रखना चाहता था, पर वो वांग जी को यहाँ रहने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये वांग जी का फैसला होगा। इसमें विंग इंटरफेयर कर सकता है पर उसे फोर्सफुली यहाँ रोक तो नहीं सकता। विंग जो बहुत टेंशन में था, अगर वांग जी ने हाँ बोल दिया तो वो वांग जी से दूर हो जाएगा, पर जब वांग जी उसे बुलाने आया और वांग जी ने उसे ये बताया कि वो नहीं जा रहा, विंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया था। वही वांग जी जो खुद भी विंग को हग बैक कर चुका था, उसके फेस की स्माइल बढ़ चुकी थी क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लियरली विंग को पहले टेंशन में देख सकता था। उसके जाने के ख्याल से ही विंग कितना डर चुका है और अब जो वो यहाँ रुक चुका है तो विंग कितना खुश है, वांग जी उसे फील कर सकता था। कुछ देर तक वांग जी ने विंग को ऐसे ही अपने पास रखा, देन वो दोनों अलग हुए। विंग जिसका फेस अब तक पेल हो चुका था उसमें अचानक शाइन सी आ चुकी थी। वांग जी जिसने विंग से कहा कि वो नीचे चले, विंग जिसने नोट किया और वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी जो आगे चल रहा था और विंग उसका हाथ होल्ड किए उसके पीछे आ रहा था। वो दोनों भी नीचे आए, देन उन लोगों में नॉर्मली बातें होने लगी, कुछ बिजनेस रिलेटेड, कुछ फैमिली रिलेटेड, कुछ इधर उधर की। वे चांद से सिचन और मेंग्याओ से उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहते थे और सिचन मेंग्याओ उन्हें सब कुछ बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। बाकी सब भी ये बातें सुन रहे थे और सबको, खासकर वांग जी को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसका भाई उसकी फैमिली के नाम और वेल्थ के अलावा खुद का एक अलग वर्क स्टार्ट कर चुका है जो अच्छा खासा चल रहा है, इनफैक्ट ग्रोथ कर रहा है। वही वी चांसे को भी सिचन और मेंग्याओ का आइडिया पसंद आ रहा था, इसलिए उन्होंने खुद से सिचन और मेंग्याओ को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच किया। सिचन और मेंग्याओ चाहते थे कि उन्हें इन्वेस्टमेंट उनके काबिलियत पे मिले, ना कि रिलेशंस के बेसिस पर। तो वी चांसे ने उन्हें ऑफर किया कि क्यों ना वो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाए और वे कॉरपोरेशन में सबमिट करे। वे कॉरपोरेशन उस प्रपोजल पर स्टडी करेगी, देन उन्हें आंसर मिलेगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो उनकी काबिलियत होगी और अगर रिजेक्ट भी हो गया तो वो फ्यूचर में फिर से ट्राई कर सकते हैं। इसमें वी चांसे या कोई भी रिलेशंस बीच में नहीं लाएगा, जो भी होगा काबिलियत के दम पर होगा। ये सुन के मेंग्याओ और सिचन को सही लगा, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन लोगों की बातें अभी चल ही रही थी, तब तक एक बॉडीगार्ड अंदर आ चुका था जिसने वी चांसे को वो किया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि बाहर कुछ लोग आए हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। वी चांसे ने जब इन्फो पूछी तब बॉडीगार्ड ने बताया कि वो लैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे चांसे और बाकी सब लोग समझ चुके कि कौन आया है। वे फैमिली का ध्यान वांग जी पर था क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी डिसाइड करेगा कि उन लोगों को आने देना है या नहीं। वांग जी जिसने अपने ब्रदर की तरफ देखा, सिचन जिसकी खुद की भी नजर वांग जी की तरफ थी, उन्होंने प्यार से वांग जी से कहा, जो चाहते हो वो कर सकते हो, मिलना है मिल लो, नहीं मिलना मत मिलो, बस एक बात, मैं और मेंग्याओ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी डिसीजन लोगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम दोनों को ना तुम पे पहले डाउट था और ना आज है। वांग जी जिसने नोट किया और उसने वी चांसे की तरफ देखा। वांग जी के लुक से ही वे चांसे समझ चुके थे कि वो लैन फैमिली से मिलना चाहता है, मतलब लैन कुरैन और लैनी से, इसलिए उन्होंने को आंसर किया कि वो अंदर भेज दे। बॉडीगार्ड नोट किया और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद वहां लैन कुरैन और लैनी के साथ ही लैन हुई की भी एंट्री हुई।
जैसे ही लैन कुरैन की नजर अपने दोनों बेटों पर गई थी, कहीं ना कहीं सिचन को यहाँ देखकर वो शॉक हो चुके थे। वही वांगजी पर जब उनकी नजर गई थी तो वांगजी ने उनकी आंखों में गिल्ट फील कर लिया था, पर खैर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वे फैमिली ने कुरैन और ई के लिए भी कुछ नहीं कहा। इवन उन लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं किया था, क्योंकि कुरैन और ई तो अपने बेटों को ही यह देखकर शॉक हो चुकी थी। मतलब ऑब्वियसली वो वांगजी से तो मिलने आए थे, पर सिचन और मेंग्याओ को यह देखने की एक्सपेक्टेशन उन दोनों ने नहीं की थी, तो वो थोड़ा शॉक थे, क्योंकि सिचन और मेंग्याओ से भी वो पिछले 6-7 मंथ से मिले नहीं थे। वे चांसे ने उन दोनों को भी बैठने के लिए बोला, क्योंकि ऑब्वियसली वे चांसे उनकी डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। कुरैन और ई जो बैठ चुकी थी, वही लैन हुई उनके पीछे खड़ी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी और कहीं ना कहीं उसके फेस पर स्लैप के मार्क्स हर कोई नोटिस कर चुका था। कुरैन जो अब तक अपने दोनों बेटों की तरफ देख रहे थे, उनके फेस पर गिल्ट के साथ साथ एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी और सिचान उनके अपोजिट काउच पर बैठे हुए थे। वही वांगजी के साइड में जहाँ विंग था और दूसरे साइड में सिचान और सिचान के साइड में मेंग्याओ था, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो वो कपल से बैठे थे। मतलब विंग और वांगजी साथ में और सिचन और मेंग्याओ साथ में, और कहीं ना कहीं वो चारों एक ही काउच पे थे, तो एक साथ वो चारों अच्छे लग रहे थे। उनके कपल भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, और यही देख के कुरैन के फेस पर स्माइल आई थी। खैर कुरैन ने अपने बेटों से अपनी नजर हटाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आंखों में आंसू की हल्की सी परत आ चुकी थी। उन्होंने खुद को संभाला और वी चांसे की तरफ देखा। देन वो खड़े हो गए। उन्होंने वी चांसे को डीप बो किया। जैसे ही ये बात वी चांसे ने देखी, वो तुरंत खड़े हो गए। साथ ही वे फैमिली भी, वी चांसे जिन्होंने कुरैन को रोका, पर कुरैन जो वी चांसे की तरफ देखकर अपनी अपोलोजेटिक ट्यून में कहते हैं, कल आपकी फैमिली पार्टी में लैन फैमिली की तरफ से जो कुछ भी मैसअप हुआ, आपके प्रीशियस बेटे का इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट जो लैन फैमिली की वजह से स्पॉइल हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल की अपनी और मेरी फैमिली की हरकतों के लिए मैं बहुत गिल्टी हूँ। वे चांसे जो एक कदम आगे आए और उन्होंने कुरैन की तरफ देखते हुए आंसर किया, कल जो कुछ भी हुआ वो भले ही ठीक ना था, पर इट्स ओके, हमारे बच्चे ठीक हैं तो सब ठीक है। ये सुनकर कुरैन ने नोट किया और उन्होंने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी, एज अ पेरेंट्स वी बोथ आर फेल्ड। हमारे एक गलत फैसले ने ना सिर्फ तुम्हें हमसे दूर कर दिया, बल्कि सिचान भी हमसे दूर हो गया। हमने एक गलत इंसान पर ट्रस्ट किया और अपने खुद के बेटे पर ट्रस्ट ना करके तुम्हें इतना ह्यूमिलिएट और इंसल्ट किया। हम दोनों भी बहुत गिल्टी है, प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दो। वांगजी जो अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा था, उनकी आंखों में गिल्ट था और फेस पेल था। इवन वांगजी अपने पेरेंट्स को देखकर ये भी समझ चुका था कि वो रात को सोए नहीं हैं। वांगजी जिसे बहुत दुख हो रहा था अपने पेरेंट्स को देखकर भी, और वो सारी बातें याद करके भी। उसके पेरेंट्स उससे माफ़ी मांग रहे हैं, पर ये माफ़ी वर्थलेस नहीं है। जब इन दोनों की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो इन दोनों ने उस पर यकीन नहीं किया था। थैंक गॉड उस वक्त विंग वांगजी से मिला और विंग ने वांगजी की बात ना सुनते हुए उसे हेल्प की, अपने साथ लाया, और आज विंग की वजह से वो यहाँ है। वरना उस रात वांगजी इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो क्या क्या सोच के बैठा था। ये पेरेंट्स थे उसके, पर इन लोगों ने उस पर ना बिलीव किया। इवन उसे उसी के घर से धक्के मार के बाहर फेंका था। वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी आईज क्लोज की, उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ रहा था जब लैन कुरैन ने उसकी कॉलर को होल्ड करके उसे उसके लगेज के साथ लैन मेंशन के गेट से बाहर थ्रो किया था, बिना ये सोचे समझे कि वो इस कंट्री में कल ही आया है और उसे कोई जानता नहीं, ना वो किसी को जानता है। उसके पास ना मनी थी ना उसका मोबाइल। कैसे जिएगा वो, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इस बात की तब इन दोनों को एज पेरेंट्स कोई फिक्र नहीं थी। वही दोनों फैमिलीज का ध्यान फिलहाल वांगजी की तरफ था। विंग जो वांगजी को क्लियरली अनकंफर्टेबल देख सकता था, उसने वांगजी के हाथ में अपने हाथ को लिया और जैसे ही वांगजी ने इसे फील किया था, उसकी पकड़
विंग के हाथ पर बहुत टाइटली कस चुकी थी। विंग समझ सकता था, इसलिए वो अपने दूसरे हाथ से वांग जी के उस हाथ को जस्ट प्यार से रब करने लगा। वांग जी जो सोच चुका था कि वो अपने पेरेंट्स से कुछ बात करेगा, वो उस सिचुएशन को फेस करने के बारे में सोच रहा था जब उसने सुना था कि उसके पेरेंट्स आए हैं तब। पर अब जब उसके पेरेंट्स उसके सामने हैं, वो उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता था। अब तक उसने डिसाइड किया था कि वो इन्हें कुछ बोलेगा और इन्हें क्लियर करेगा कि अब इन लोगों की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। पर अब जब उसके पेरेंट्स उसके सामने हैं, उनकी आंखों में वो गिल्ट देख सकता है, उनका वो पेल फेस। ऑब्वियसली एक बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तो जो वांग जी ने सोचा था और जो अब उसके सामने था, वो दोनों अलग हो चुका था। क्योंकि ऑब्वियसली सोचने में और रियलिटी में फर्क होता है, क्योंकि सोच में हम बस अपने तरफ की थ्योरी को इमेजिन करते हैं, पर जब वो सिचुएशन इन रियलिटी होती है तो सिचुएशन अलग भी हो सकती है। जैसे वांग जी अपनी सोच में अपने पेरेंट्स का कल का ही फेस इमेजिन कर रहा था जब उन दोनों ने उसे हर्टफुल बातें बोली और उसे स्लैप किया। पर आज जब वो रियलिटी में अपने पेरेंट्स को देख रहा है तो उनकी हालत बिल्कुल अपोजिट है। तो ऑब्वियसली सिचुएशन उसके लिए डिफिकल्ट हो चुकी थी। ये बात कहीं ना कहीं सिचैन भी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने भी वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा, जिससे वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा। सिचैन जिनकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, एक अश्योरेंस थी, साथ ही वांग जी के लिए क्लियरली सपोर्ट था। जस्ट लाइक सिचैन की आईज ही वांग जी को ये बोल रही थी कि जो तू करना चाहता है कर, हम साथ है तेरे, नहीं माफ करना मत कर। वांग जी जिसने सीधा दूसरी नजर विंग पर डाली। विंग, वो ऑफिस के लिए लेट हो चुके हैं, हमें निकलना चाहिए। वांग जी की ये बात सुन के सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे एक पल के लिए, पर विंग जो समझ गया और उसने नोट किया, उसने सीधा वैसे ही वांग जी को उसके रूम की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विंग समझ चुका था कि वांग जी बस इस सिचुएशन से भागना चाहता है, उसे अभी नहीं फेस करना। तो ठीक है ना, विंग उसका साथ देगा। वो एक पल के लिए रुका और उसने विचांसी की तरफ देखा। डैड, जो भी है आप देख लीजिए, वैसे भी हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हम दोनों निकलते हैं। वे चांसे भी समझ गई और उन्होंने नोट किया। विंग जो सीधा वांग जी को उसके रूम में लेके गया था, और इस बात से कुरैन और ई का हेड डाउन हो चुका था। ऑब्वियसली वो समझ सकते थे कि उनका बेटा आज उनसे ही भाग रहा है। कुरैन जिन्होंने बाद में सिचैन की तरफ देखा, सिचैन वो, पर कुरैन जो अपनी आगे की बात भी बोल नहीं पाए थे और सिचैन ने उन्हें आंसर किया, मुझसे कुछ भी कह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि ये लड़की बहुत घटिया है और इस पर यकीन करके आज आप पछताओगे। मेरी बात सही निकली, मेरा भाई इनोसेंट था। हमने कितनी बार आप दोनों को समझाने की कोशिश की थी कि ये लड़की बिगड़ चुकी है और एक दिन ये बर्बाद करके रखेगी सब कुछ, पर नहीं, आपकी आंखों पर पट्टी पड़ी थी इसके प्यार की। तो अब इसी के साथ रहिए। जब तक मेरा भाई आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक मुझ तक पहुंचने की सोचना भी मत। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग नहीं। एज अ पेरेंट्स मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो आपने फैसले लिए हैं वो बिल्कुल गलत थे। आपने ये तक नहीं सोचा कि वो आपका अपना खून है और आप उसके साथ कितना गलत कर रहे हैं। उसके पास ना उसका मोबाइल था ना मनी, वो इस कंट्री में बिल्कुल न्यू था, किसी को नहीं जानता था ना पहचानता था। आपने एक बार भी नहीं सोचा उसे निकालने से पहले कि वो कहाँ जाएगा। थैंक गॉड उसे विंग मिला और विंग उसे अपने साथ लाया, वरना आज मेरा भाई न जाने कहाँ भटक रहा होता। बचपन से ही वो सेंसिटिव है, बातों को दिल पे लगा लेता है। अगर आपकी उस दिन की उस गलती की वजह से उसने कुछ गलत कदम उठा लिया होता तो मैं उसे हमेशा के लिए खो देता। इवन मैं उसे लगभग खो चुका था। जब इन कुछ मंथ्स में मुझे उसका पता नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था उसके लिए। और आप लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उससे। इवन मैं आपके घर से चला गया, फिर भी आपको उस लड़की पे यकीन है। तो अब उसी के साथ रहिए, मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। ना मैं वांग जी को समझाने वाला हूँ और ना ही उसे कन्विंस करने वाला ही।
इवन मैं तो खुद आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। अब अपनी सो कॉल्ड अडॉप्टेड डॉटर के साथ ही रहिए। सिचैन जिन्होंने अपनी बात कंप्लीट की और वेचांसी की तरफ देखा। अंकल, वो वांगजी का रूम। शुयांग तुरंत आगे आया और उसने सिचैन की तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ चलिए। सिचैन जिन्होंने नोट किया और मेंग्याओ का हाथ होल्ड किया और वो शुयांग को फॉलो करने लगे। साथ ही शाओ शिनचैन भी वहां से निकल चुका था। अब वहां सिर्फ वे कपल, लैन कपल और लैन हुई थे। कुछ ही देर बाद लैन, सिचैन, मेंग्याओ, शुयांग, शाओ शिनचैन चारों भी वांगजी के रूम के पास थे। सिचैन ने रूम ओपन किया। ऑब्वियसली डोर ओपन था तो पुश करते ही वो ओपन हो गया। विंग जो बेड पर बैठा हुआ था और वांगजी उसके साइड में बैठा हुआ था। ऑब्वियसली वो परेशान था। सिचैन जो जाकर वांगजी की दूसरी साइड में बैठ गए और उन्होंने अपने ब्रदर के शोल्डर पर हाथ रखा। वांगजी ने तुरंत अपना हेड ऊपर करके सिचैन की तरफ देखा और उसने सिचैन को हक कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिचैन जो समझ सकते थे उन्होंने वांगजी को हक बैक किया और वो उसे कंसोल करने लगे। ऑब्वियसली इस वक्त वांगजी को उसका भाई ही संभाल सकता था, जो सिचैन ने किया भी था। उन्होंने वांगजी को अच्छे तरीके से संभाला, उसे समझाया। कुछ देर तक उन दोनों में नॉर्मल बातें हुई। देन बाकी भी उन बातों में इंक्लूड हुए और सब वांगजी को समझा रहे थे। वही सब सिचैन को भी समझा रहे थे। खासकर शुयांग और शाओ शिनचैन सिचैन को संभाल रहे थे, उसे समझा रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने सिचैन की नीचे बातें सुन ली थी जिनमें ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स के लिए गुस्सा था। बाकी विंग और वांगजी उन बातों के बारे में कुछ जानते नहीं थे। ऑब्वियसली शुयांग, शाओ शिनचैन, सिचैन, मेंग्याओ इन सब की एज लगभग सिमिलर सी थी। इसीलिए शुयांग भी और शाओ शिनचैन भी सिचैन को और मेंग्याओ को समझा रहे थे कि उन्हें उनके पेरेंट्स को माफ कर देना चाहिए। सेम बात वो वांगजी को भी समझा रहे थे। सबकी बातें सुनकर वांगजी जो थोड़ा समझ चुका था, थोड़ा रिलीफ हो चुका था, उसने सबको देखा और इस वक्त वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, रिलैक्स नजर आ रहा था। तो उसे देखकर लग रहा था कि अब वो सब कुछ फेस कर सकता है। और ये बात उसने सबसे कही भी कि वो अब सब कुछ फेस करेगा। सबको ये देखकर अच्छा लगा और वो सब नीचे आ गए। लैन फैमिली जो अभी भी वही बैठी हुई थी और वीचान से कांसी सरन उन दोनों को कन्विंस कर रहे थे, कंसोल कर रहे थे। जैसे ही वहाँ सब आए थे, मतलब बच्चे सब, तो लैन कपल और वे कपल खड़े हो चुके थे। लैनी जो आगे बढ़ी और उन्होंने सीधा वांगजी के सामने अपने कदमों को रोका और वांगजी के हाथ को होल्ड कर लिया। वांगजी का एक हाथ अभी भी विंग ने स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, या यूं कहा जाए वांगजी ने भी विंग के हाथ को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था और दूसरा हाथ उसका ई ने होल्ड किया था। ई जिनकी आंखों में अब लगभग आंसू थे। वांगजी प्लीज बेटा, हमें माफ कर दो। हमने उस दिन जो कुछ भी किया वो बस गुस्से में किया। हमें भी उस दिन बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारा बेटा ऐसी हरकत कर सकता था, पर जो सिचुएशन थी उसकी वजह से हम बिलीव करने के लिए मजबूर हो गए और हमें गुस्सा आ गया। इसलिए तुम्हारे फादर ने भी वैसे रिएक्ट किया था। हमने उस दिन एक नहीं अपने दोनों बेटों को खो दिया। सिचैन भी उसके बाद तुम्हारे लिए हमसे लड़ा और घर छोड़ के चला गया। कल जब हमें सच्चाई पता चल गई, हम बहुत गिल्टी है। इवन हमने लैन हुई को पनिश किया और उसे यहाँ आज सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए लाए हैं। इवन हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लैन हुई को लैन फैमिली से निकाल देंगे, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से हमारे दोनों बेटे हमसे दूर हो गए। ये सुनकर वांगजी ने बस नोट कर दिया। उसने लैनी के हाथ से अपना हाथ पीछे खींच लिया और स्टिफ फेस के साथ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लैन फैमिली में क्या होता है, क्यों होता है, किसे निकाला, किसे ऐड किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल ही ऑलरेडी मेरे फादर डिसाइड कर चुके हैं कि मैं उनके साथ रहूंगा। ऑलरेडी मेरी फैमिली मेरे साथ है, कल भी थी और आज भी है, एज यूजुअल आप देख सकते हैं। इतना बोलकर उसने विंग के हाथ को ऊपर किया जो उसी के हाथ में था। उसने विंग की तरफ एक लुक देखा और स्माइल के साथ लैनी की तरफ देखते हुए आंसर किया, मुझे ज़रूरत नहीं है आप दोनों की। मैंने सोचा था कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा, पर टू बी ऑनेस्ट आपको देखने के बाद अब मैं आपको माफ़ भी नहीं करना चाहता। आपकी आंखों में मैं गिल्ट देख सकता हूँ, पर मुझे उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उस दिन
जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे घर से बाहर किसी ट्रश की तरफ फेंक दिया। वो सारे गार्ड्स, मेड्स, इवन मेरे खुद के पेरेंट्स जिनकी आंखों में मैंने खुद के लिए वो डिस्गस्ट देखा था। उस वक्त अगर मैं आपको नहीं चाहिए था तो मेरे ख्याल से आज भी आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। उस वक्त आपने मुझसे खुद का हाथ छुड़वा लिया था, तब ये एक ही हाथ था जिसने मुझे थामा था। ये अनजान है मेरे लिए, पर इसने मेरी आंखों में उस रात वो देखा था जो आप, जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से वो तक नहीं देख पाए। कल इवनिंग में भी आपने बिना सोचे समझे पूरी पार्टी के सामने मुझे इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, क्या कुछ नहीं सुनाया मुझे बिना सच्चाई जाने। अगर कल भी विंग मेरा सपोर्ट नहीं करता तो पूरी दुनिया के सामने मैं कैरेक्टरलेस प्रूव हो जाता। थैंक गॉड कल मेरे पास मेरी फैमिली थी, उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मेरा खुद का ओमेगा था जो मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, वरना मैं तो पहले की ही तरह सब कुछ कल भी हार जाता, फिर से रास्ते पे आ जाता। मुझे आपकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आप मेरे लिए कभी अवेलेबल नहीं थे। जिसके पेरेंट्स आप बने हैं उसकी ही रही है, मेरे पेरेंट्स बनने की अब कोशिश मत कीजिए। वैसे भी मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी है, अंकल वे और आंट वे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की तरह ही हैं, क्योंकि कल भी अंकल ने स्टार्टिंग में ही मेरे लिए स्टैंड लिया। इवन उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर नहीं, मेरे खुद के पेरेंट्स को मुझ पे कितना बिलीव था कि मैं वो घटिया काम कर ही सकता हूँ। जब विंग ने बोला कि हमें अकेले में बात करनी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, तब भी आपने नहीं मानी बात, क्योंकि आप अपने बेटे को पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट करना चाहते थे और खुद को महान दिखाना चाहते थे। तो अब दुनिया की नज़र में महान रही है, क्योंकि मेरी नज़र में अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन आप लोग मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। और देखिए, जो पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे मुझ पे बिलीव था, वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। मेरे सिचैनगो और मेरे याओगो दोनों भी आज मेरे पास हैं, और भले ही मुझे ये सुन के दुख हुआ कि उन्होंने लैंड मेंशन छोड़ दिया, पर यह सुन के ज़्यादा खुशी हुई कि उन्हें मुझ पे यकीन था, और उसी यकीन के चलते उन्होंने अपने भाई के चलते उस फैमिली को और प्रॉपर्टी को तक एक ही झटके में छोड़ दिया। उस दिन आपने अपनी अडॉप्टेड डॉटर के अंधे प्यार के चलते ना सिर्फ अपने एक बल्कि अपने दोनों बेटों को, नहीं तीनों बेटों को रास्ते पर छोड़ दिया। तो अब उसी अडॉप्टेड बेटे के साथ रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरी दोनों फैमिलीज है, वे फैमिली भी और मेरे गगो भी, मेरा ओमेगा भी। मुझे अब आप तीनों की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आप दोनों की नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी उस लड़की को अपनी फैमिली में कभी भी कंसिडर नहीं करता। वैसे भी उसे पैसा ही चाहिए, लैंड फैमिली का नाम ही चाहिए, तो खुश रहिए उसके साथ। कल पूरी पार्टी हॉल के सामने मेरे ओमेगा ने और मेरे फादर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि मेरा और लैंड फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी अब मैं वीव ओशियन का अल्फा हूँ, तो ना मैं अपने ओमेगा के वर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ और ना ही अपने फादर के अगेंस्ट जा सकता हूँ। तो जो कल डिसाइड हुआ वही आज भी रहेगा, इनफैक्ट आगे भी मेरा वही फैसला होगा। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ में नहीं चाहता, जिन्हें चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे साथ है, तो अब यहाँ से निकल जाइए। वांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और उसने विंग की तरफ देखा। दिस इज माई लास्ट डिसीजन। जैसे ही वांग जी ने बोला था, विंग ने जस्ट नोट किया। देन उसने सिचन की तरफ देखा, जिन्होंने ऑब्वियसली नोट किया, क्योंकि उनका तो फैसला ही था कि जो वांग जी बोलेगा वही होगा, और वांग जी नहीं जाना चाहता तो उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सुनकर लैनी और लैन कुरैन जो लगभग रोने लगे थे, पर ऑब्वियसली उससे अब वांग जी को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं ना, कुछ गलतियां माफ़ी के लायक नहीं होती, और ये शायद ऐसी ही कुछ गलती थी। कुरैन जो ऑलरेडी रो रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के लैन हुई की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। लैन हुई जो डरी सहमी वहाँ खड़ी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो रात को लैन मेंशन गए थे तो ई ने लैन हुई की अच्छी खातिरदारी की थी, क्योंकि ऑब्वियसली लैन कपल के सामने उनकी सो कॉल्ड अडॉप्टेड बेटी का रियल फेस आ चुका था, तो गुस्सा तो उन्हें भी आया था, क्योंकि उनके दोनों बेटे एक ही दिन में इस लड़की की वजह से दूर हो गए उनसे। तो लैनी ने लैन हुई को अच्छा बजाया था,
जिसके मार्क्स उसके फेस पर भी नजर आ रहे थे। वही लैन हुई जो डरी हुई थी। उन्होंने जैसे ही कुरैन का वो गुस्से लुक देखा वो आगे आई, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानती थी अगर वांगजी और सिचैन ने उसे माफ नहीं किया तो लैन मेंशन से तो ऑलरेडी उसकी टिकट कट ही चुकी है। कहीं कुरैन और ई उसकी बाकी जान भी ना ले ले। लैन हुई जो वांगजी के सामने अपनी नीज पर बैठ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती रियलाइज कर चुकी हूँ। प्लीज मॉम डैड की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें मेरी वजह से पनिश मत करो प्लीज। घर चलो। मैं वैसे भी अब लैन फैमिली में नहीं रहने वाली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज मॉम डैड को मत छोड़ो। मैंने जो कुछ भी किया बस बचपन में किया। मैं आपसे वन साइडेड लव करती थी और आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि मैंने वो सब कुछ किया तो घर वाले हम दोनों की शादी करा देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा और बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये सुनने की देर थी कि विंग वांगजी को पीछे करके आगे आ चुका था। बेवकूफ लड़की, वांगजी से शादी करनी थी ठीक है, एक बार ऑलरेडी इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस देख चुकी थी ना। उसके पेरेंट्स ने उसे तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोला, बल्कि उसी के घर से उसे धक्के मार के निकाल दिया। फिर भी तुमने पार्टी में फिर से वही गेम खेला और अब तुम यहाँ आकर उससे माफी मांग रही हो। कल तुमने अपने पेरेंट्स का बिहेव देखा था उसके साथ। तुम्हारे पेरेंट्स को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो तुम्हारी और उसकी शादी के लिए कन्विंस होंगे। उल्टा ये लग रहा था कि वो वांगजी की जान लेना चाहते हैं। विंग ने जब ये बोला था ऑब्वियसली इस बात से वह सब अग्री करते थे, इवन खुद लैन कुरैन और लैनी भी, क्योंकि कल भी उन्हें वांगजी पर बहुत गुस्सा आया था। इसीलिए लैन कुरैन ने तो वांगजी को मारा भी था। वांगजी जिसे अच्छा लग रहा था क्योंकि आज भी विंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए स्टैंड ले रहा है, पर अब उसे भी आंसर करना था। तो उसने लैन हुई की तरफ देखा और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में बिल्कुल स्टिफली बोला, तुम जैसी लड़की को प्यार का मतलब भी नहीं पता, तो प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। तुम सिर्फ अपनी ईगो में आ चुकी थी। तुम में एटीट्यूड था, अपनी खूबसूरती का घमंड था तुम्हें, जिस वजह से तुमने वो सब कुछ किया। तुमने मुझे प्यार की वजह से अप्रोच नहीं किया, तुम बस मेरे साथ बेड शेयर करना चाहती थी और ये बात मैं उसी दिन समझ चुका था। तुम्हारी वो घटिया हरकतें भूला नहीं हूँ मैं आज भी। तो मुझे ये झूठी ज्ञान देना बंद करो। उस दिन तुम्हें गुस्सा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हें खुद के पास नहीं आने दिया। इस वजह से तुमने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरे पेरेंट्स को मेरे ही खिलाफ किया, मुझे धक्के मार के लैंड मेंशन से निकलवा दिया। और कल भी तुम्हारा प्लान सेम था। कल भी तुमने मुझसे क्या कहा तुम्हें याद नहीं है? बताऊं मैं सारी बातें, याद दिलाऊं? लैन हुई जो डर गई। वही ये डर देखकर वांगजी को खुशी मिल रही थी, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और आगे की बात कंटिन्यू की। आपकी ये सो कॉल्ड अडॉप्टेड डॉटर। वांगजी जो अपनी बात आगे बढ़ाने वाला था, तभी लैन हुई ने सीधा वांगजी के पैर पकड़ लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। वांगजी ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत अपने पैरों को पीछे खींच लिया। उसने गुस्से से बोला, डोंट डेयर टू टच मी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। ओमेगास को हिट करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। पर मेरा ओमेगा देख रही हो ना, फाइटिंग में बहुत खतरनाक है, तुम्हारी हड्डी तोड़ के रखेगा, तो गलती मत करना। लैन हुई जिसने तुरंत वांगजी से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। वही विंग जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि हाँ वो तो हो सकता है बहुत आसानी से। वैसे भी लैन हुई ने कल उसका एक थप्पड़ खाया है और ऑलरेडी उसे विंग की स्ट्रेंथ का अंदाजा उसी थप्पड़ से मिल चुका है, तो वो विंग से पंगा लेने की कोशिश नहीं कर सकती। और अगर वांगजी ने विंग से कहा तो वो लैन हुई का क्या ही हाल करेगा, इसलिए वो चुप हो गई। पर उसके फेस पर वो डर क्लियरली विजिबल था। वांगजी जिसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर अपनी बात को कंटिन्यू किया, ये मेरे पास आई और इसने मुझसे कहा कि इसके पेरेंट्स इस पर बिलीव करते हैं। मेरे पास एक लास्ट चांस है, मैं इसकी सारी बातें मान लूं, इससे शादी करने के लिए। अगर मैं मान गया तो ये मेरी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल कर देगी, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। कितना कॉन्फिडेंस था इसे।
कि इसके फॉस्टर पेरेंट्स अपने बायोलॉजिकल बेटे को छोड़कर अपनी अडॉप्टेड डॉटर पर ही बिलीव करेंगे। वो कॉन्फिडेंस देखकर ही मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया था और आप दोनों से सबसे ज्यादा नफरत हुई थी। ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इवन इस घटिया लड़की ने मुझे अपनी बॉडी ऑफर की। कितना नॉर्मली बोल रही थी ये कि मैं बस एक रात के लिए इसके साथ सो जाऊं। ये मुझे फिर से सब कुछ वापस दिलाएगी और अगर इसने मुझसे शादी कर ली तो पूरी लैंड फैमिली की प्रॉपर्टी अकेली मेरी होगी और ये मेरी वाइफ बन के रहेगी। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे पेरेंट्स ने जिस बेटी को अपना समझ के पाला वो उन्हीं के बेटे के लिए ऐसी फैंटेसीज रखती है। इसने कल भी वही तमाशा फिर से किया। जब मैंने इसकी बात मानने के लिए मना कर दिया तो ये चिल्लाने लगी, चीखने लगी और वही सारी बातें जो क्लियरली आपने वीडियो में भी देखी। एक नंबर की गिरी हुई घटिया लड़की है ये और मैं अब आप तीनों से दूर रहना चाहता हूँ। इसलिए इसकी ये माफी मुझ पे वर्क नहीं करने वाली। इसे उठाइए और यहाँ से निकल जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके साथ क्या करेंगे और क्या नहीं। और प्लीज आगे से मुझे यहाँ परेशान करने मत आइएगा क्योंकि मैं अब तीनों को माफ नहीं करने वाला। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और अब वो वहाँ रुका ही नहीं। उसने विंग का जो हाथ होल्ड करके रखा था उसे वैसे ही खींचते हुए वो बाहर की तरफ ले जाने लगा और वो दोनों भी डायरेक्टली लैंड में इस वे मेंशन से निकल चुके थे अपने वर्क के लिए। शायद वही लैनी, लैन कुरन और लैन हुई, उन तीनों की आंखों में आंसू थे। पर अब क्या ही कर सकते हैं। वही सिचन भी मेंग्याओ को लेकर अपने भाई के पीछे ही जा चुके थे और कुछ देर बाद लैन कुरन और लैन हुई को लेकर वहां से निकल गए क्योंकि ऑब्वियसली अब वो भी यहाँ रुककर कोई फायदा तो था नहीं। वांग जी तो यहाँ था नहीं। वही वेचान से कांग से सरन, शुयांग, शाओ शिनचर वो बस सब कुछ देख रहे थे। इंटरफेयर उन्होंने ज्यादा नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली ये लैन फैमिली का पर्सनल मैटर था और मोस्ट इम्पोर्टेंट वांग जी का मैटर था जिसमें ऑब्वियसली ये इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि वांग जी की पर्सनल चॉइस है उसे माफ करना है या नहीं। क्योंकि जो कुछ भी सफर किया है वो वांग जी ने किया है। ये बस इमेजिन कर सकते हैं बट इन रियलिटी जो हर्ट, जो पेन वांग जी ने सफर किया है वो ये लोग बस सोच सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। मतलब वो होता है ना जिस पे बीतती है उसे असलियत समझ में आती है। चोट लगने पर घाव देखकर बुरा फील करना अलग होता है पर वही चोट खुद पे लगे और उस घाव का दर्द जो हमें महसूस होता है वो अलग बात होती है। सिचुएशन सुनना और उसे सफर करना दो अलग बातें हैं। तो इसमें वांग जी के लिए सब महसूस कर सकते थे कि उसके साथ बुरा हुआ ये वो, पर उस वक्त जो वांग जी की मेंटल स्टेट थी, उसकी सोच, उसकी सिचुएशन अलग होगी तो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था। विंग और वांग जी सीधा वहां से अपनी कंपनी में पहुंचे थे क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी चाहता था कि इन सब से उसका ध्यान हटे और वो रिलैक्स हो। इसीलिए वैसे भी आज बहुत वक्त हो चुका था। आज वो लेट थे इवन क्योंकि सिचन और मेंग्याओ से बात करते करते ही उन्हें आफ्टरनून हो चुकी थी। इवन उन्होंने आज लंच तक नहीं किया था। लंच की जब तक बात छिड़ती तब तक लैंड फैमिली वहाँ आ चुकी थी तो वो मैटर वही ड्रॉप हो गया। ऑब्वियसली वांग जी अपने भाई से मिलेगा पर वो बाद में मिलेगा। विंग के पास सिचन का नंबर है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। खैर वांग जी जो उन बातों को इग्नोर करना चाहता था उसने विंग से कुछ देर तक नॉर्मल बातें की जब वो कार में थे। देन उतरने के बाद उन दोनों ने भी अपने अपने वर्क पर फोकस किया। कुछ ही देर बाद वे चान से और शुयांग ने भी उन्हें ज्वाइन किया और किसी ने भी वांग जी से उस बारे में बात ही नहीं की। देन नॉर्मली वो इवनिंग में घर पे आए। उन्होंने सबने साथ में मिलकर डिनर किया। इवन यहाँ आज लैन, सिचन और मेंग्याओ भी थे जिन्हें इनवाइट विंग ने किया था डिनर के लिए और तब उनकी नॉर्मल बातें हुई। कोई भी लैन फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा था, बस उनकी नॉर्मल बातें थी। वांग जी जिसे कुछ देर तक अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ से बात करनी थी तो वो बाद में अलग हो चुके थे और वो तीनों किसी बारे में बात कर रहे थे। इवन किसी बारे में क्या, वांग जी सिचन और मेंग्याओ से टिप्स ले रहा था कि उसे विंग को कैसे कन्विंस करना है। इवन उसने वे फैमिली और उसके बीच में जो भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पर बातें हुई थी वो भी सिचन और मेंग्याओ को बता दी थी और सिचन और मेंग्याओ को ये जानकर सच में बहुत खुशी हो रही थी कि वे फैमिली जो कंट्री की रिचेस्ट फैमिली है उनकी थिंकिंग ऐसी है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वे फैमिली वांग जी को इतना ज़्यादा एडमायर करती है और उसे सपोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली अब वो भी
वांग जी को सपोर्ट करेंगे। वैसे भी विंग की पर्सनैलिटी, उसका बिहेव कहीं ना कहीं लैन सिचन और मेंग्याओ को भी पसंद आया था। वो तो वैसे भी विंग को पहले से ही जानते हैं और उन्हें पता था कि विंग कैसा है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा था इन दोनों के कपल को सोच के। वैसे भी आज भी कितनी स्ट्रांगली विंग ने वांग जी को एक तरीके से शील्ड की तरह कवर किया, उसे प्रोटेक्ट किया। जब वांग जी को जरूरत थी तब विंग उसके साथ ही था। वांग जी ने बोला भी नहीं और विंग उसकी हर बात जैसे समझ रहा था और वैसे ही वो वांग जी के मुताबिक बिहेव कर रहा था। तो हाँ, सिचान समझ चुके थे कि उसके भाई के लिए विंग परफेक्ट है। बहुत नाइट हो चुकी थी और अब सिचान और मेंग्याओ को भी निकलना था, इसलिए उन्होंने वे फैमिली से इजाजत ली और वो अपने घर के लिए निकल चुके थे। वही वे फैमिली भी अपने अपने रूम्स में जा चुकी थी। विंग और वांग जी भी अपने अपने रूम में गए और वो सो गए। नेक्स्ट डे से वांग जी ने फ्रेश स्टार्ट की। ऑब्वियसली पूरी वे फैमिली, उसके खुद के गगर, ब्रदर इन लॉ सब वांग जी को सपोर्ट कर रहे थे। तो वांग जी को सब ने अलग अलग आइडिया दिया कि वो कैसे विंग को कन्विंस करे, कैसे उसे मनाए, कैसे अपने प्यार में डाले। और वांग जी आज उन्हीं आइडियाज पर वर्क करने वाला था। सबसे पहले तो उन्होंने साथ में ब्रेकफास्ट किया। देन हमेशा की तरह विंग वांग जी के साथ अपनी कार में उसे ऑफिस लेके गया। उनका बाकी वक्त काम में निकला नॉर्मली। देन आफ्टरनून में लंच के टाइम वांग जी ने विंग से कहा कि वो दोनों बाहर चलेंगे लंच के लिए। विंग मान गया। उसने अपने फादर और ब्रदर को बताया। उन दोनों ने भी नोट किया और वो दोनों मतलब विंग और वांग जी वहाँ से लंच के लिए बाहर चले गए। वांग जी और विंग एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ ऑलरेडी वांग जी ने बुकिंग कर ली थी। विंग वो रेस्टोरेंट देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि ये उसका वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट में से एक था। वांग जी जिसके तरफ विंग कंफ्यूजिंगली देख रहा था, वांग जी जिसने स्माइल के साथ विंग से आंसर किया। शुयांग ने बताया कि ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसीलिए विंग जिसने नोट किया वो दोनों अंदर गए और उन्होंने लंच किया, साथ में कुछ नॉर्मल बातें भी। वांग जी जो विंग को स्पेशल फील कराने की हर एक कोशिश कर रहा था। उन दोनों में कंफर्ट हमेशा से ही था, पर वांग जी सारी चीजों को ऐसे मैनेज कर रहा था जिससे उन दोनों में वो कंफर्ट बना रहे, ऑकवर्डनेस ना आए। ऑब्वियसली वो क्लियरली आज ही तो विंग को प्रपोज नहीं करने वाला। धीरे धीरे वो विंग को उस स्टेज तक लेके जाएगा जहाँ विंग उसे मना कर ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे उसे उस स्टेज की तरफ बढ़ना होगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा। और वांग जी आज से वही स्टार्ट कर रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.